अमन गांव का रहने वाला था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वह शहर में रहकर एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। मेहनत करके वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था और अपनी कमाई से हर महीने गांव में अपनी माँ के लिए पैसे भी भेजता था। उस दिन भी काम खत्म करके अमन अपने कमरे पर लौटा ही था कि अचानक उसका फोन बज उठा। अमन ने फोन उठाया। हेलो। क्या मैं अमन से बात कर रहा हूं? जी, बोल रहा हूं। कौन? मैं तुम्हारे गांव के अस्पताल से डॉक्टर बोल रहा हूं। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? तुम अभी गांव आ सकते हो? गांव? लेकिन हुआ क्या है? कुछ बातें फोन पर नहीं बताई जा सकती। तुम बस जितनी जल्दी हो सके गांव आ जाओ। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो है ना? तुम पहले गांव आ जाओ बेटा, यहां आकर बात करेंगे। डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं था, लेकिन उनके शब्दों ने अमन के मन में एक अनजाना डर जरूर पैदा कर दिया था। आखिर उसकी माँ के साथ ऐसा क्या हुआ था कि डॉक्टर को खुद उसे शहर में फोन करना पड़ा। अमन तुरंत माँ को फोन करता है। माँ, फोन उठाओ। फोन जाता है, लेकिन माँ फोन नहीं उठाती। अमन दोबारा फोन करता है, फिर तीसरी बार, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। अमन की बेचैनी बढ़ती है। कुछ तो हुआ है। वह ज्यादा कुछ सोचे बिना अपना बैग उठाता है। उस रात अमन ने न अपने काम की चिंता की, न अगले दिन की। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर गांव में ऐसा क्या हो गया है? और यही सवाल उसे वापस उसी गांव की तरफ ले जा रहा था, जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसका इंतजार कर रहा था। सुबह अमन अपने गांव पहुंच गया। वही कच्ची सड़कें, वही खेत, लेकिन आज उसे कुछ भी अपना सा महसूस नहीं हो रहा था। उसके कदम सीधे अस्पताल की तरफ बढ़ रहे थे। डॉक्टर साहब, मैं अमन हूं। आपने ही फोन किया था। अमन? तुम ही अमन हो ना? अंदर जाओ, तुम्हारी माँ उस कमरे में है। अमन जैसे ही कमरे के अंदर जाता है, उसकी नजर सामने बैठी अपनी माँ पर पड़ती है। माँ बिल्कुल ठीक और होश में होती है। अमन कुछ पल वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। माँ, तुम ठीक हो? आ गया मेरा बेटा। मैं तो डर गया था। आखिर हुआ क्या था? घबराने की बात नहीं है, लेकिन अब इन्हें ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। मतलब? इनका अब अकेले रहना ठीक नहीं होगा। जितना हो सके इनके साथ रहो। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अमन को लगा बस यही सच है। उसे क्या पता था कि इस कमरे में दो लोग झूठ बोल रहे थे। एक यह डॉक्टर और दूसरा उसकी अपनी सगी माँ। अमन को गांव आए कुछ दिन हो चुके थे। माँ की देखभाल करते करते उसे धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि अब उसे शहर वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक बात उसे बार बार परेशान कर रही थी। डॉक्टर ने आखिर उसे इतनी जल्दी गांव क्यों बुलाया था? माँ, अब तुम पहले से ठीक लग रही हो। हाँ बेटा, अब तू सामने है ना, तो मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना है। तो मत छोड़ मुझे। ठीक है माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अमन ने शहर की अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। वो फैसला आसान नहीं था, लेकिन माँ को अकेला छोड़कर वापस जाना उसे मंजूर नहीं था। तभी अमन को अपने पिता का पुराना ढाबा याद आ गया, जो उनके गुजर जाने के बाद बंद हो गया था। क्या सोच रहा है बेटा? माँ, क्यों ना मैं पिताजी का काम फिर से शुरू करूं? तेरे पिता का ढाबा? हाँ माँ, उनके जाने के बाद वो ढाबा बंद हो गया था, लेकिन शायद अब उसे फिर से शुरू करने का वक्त आ गया है।
तेरे पिताजी को उस ढाबे से बहुत लगाव था। हाँ माँ, मुझे भी याद है। अगर तू खुश है बेटा, तो मुझे भी यही मंजूर है। फिर तय रहा माँ, अब अपना ढाबा यहीं खुलेगा। अमन को अब भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ ने उसे गांव वापस बुलाने के पीछे एक खास वजह छिपा रखी थी। माँ मन ही मन चाहती थी कि अमन अपने पिता का बंद पड़ा ढाबा फिर से शुरू करे, लेकिन उन्होंने अभी तक अमन के सामने अपनी यह इच्छा जाहिर नहीं की थी। उनकी बातों में बस इतने ही इशारे थे कि अमन खुद उस रास्ते तक पहुंचे। माँ के दिल में एक और राज था। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद अमन ने अपने पिता के बरसों से बंद पड़े ढाबे को फिर से शुरू कर दिया। पुराना ढाबा अब फिर से लोगों की आवाजों से गूंजने लगा था और अमन के लिए ये सिर्फ एक ढाबा नहीं था, ये उसके पिता की आखिरी निशानी थी। अरे अमन, बिल्कुल तेरे पिताजी वाला स्वाद है। सच में? हाँ बेटा, इतने साल बाद ये स्वाद फिर से मिला है। मैंने कोशिश की है कि पापा के स्वाद में कोई कमी ना आए। तूने ढाबा खोलकर बहुत अच्छा किया। बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे, ढाबा चलता रहेगा। लेकिन अमन को नहीं पता था कि उसके ढाबे की खुशियां ज्यादा दिन तक ऐसे ही रहने वाली नहीं थी, क्योंकि गांव का मुखिया उसकी नजर पहले ही इस ढाबे पर पड़ चुकी थी। माँ, एक बात पूछूं? पापा ने ये ढाबा बंद क्यों किया था? पुरानी बातें छोड़ बेटा, तू अपना काम देख। लेकिन माँ, कुछ बातें जितनी पुरानी हों, उतना ही अच्छा है कि उन्हें पुराना ही रहने दिया जाए। अमन माँ को देखता है, उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन वह चुप हो जाता है। सड़क पर मुखिया अपने 2 आदमियों के साथ गुजर रहा था। उसकी नजर ढाबे पर पड़ती है। वह रुक जाता है। ये ढाबा किसने खोला? मुखिया जी, अमन ने। अमन? रामलाल का बेटा। शहर में रहता था, अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया है। रामलाल का बेटा वापस आ गया तो पुराने हिसाब भी वापस आ गए। क्या कहा मुखिया जी? कुछ नहीं, चलो शाम को उससे मिलते हैं। मुखिया वहां से चला जाता है। अमन अंदर ग्राहकों को खाना परोस रहा है। उसे कुछ पता नहीं कि बाहर खड़ा आदमी उसके पिता के अतीत से जुड़ा हुआ है। अरे अमन, तेरे पापा के बाद पहली बार इस ढाबे में खाना खा रहा हूँ। कैसा लगा? स्वाद वही पुराना है, बस कमी तेरे पापा की है। उनकी कमी तो हमेशा रहेगी, लेकिन उनकी मेहनत को मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगा। तभी बाहर से मुखिया की आवाज आती है। अरे वाह, रामलाल का ढाबा फिर से चल पड़ा। आइए मुखिया जी, बैठिए। क्यों नहीं बेटा, आखिर गांव में नया काम शुरू किया है तो स्वागत तो बनता है। तेरे पिताजी भी बड़ा अच्छा खाना खिलाते थे। आप उन्हें जानते थे? जानता था? अरे पूरा गांव जानता था उन्हें। वैसे बेटा, गांव में अपना काम चलाना है तो कुछ बातें पहले से जान लेना अच्छा होता है। कैसी बातें? इस गांव में हर दुकानदार हर महीने गांव के लिए थोड़ा योगदान देता है। किस लिए? गांव की सुरक्षा के लिए। अगर मैं ये पैसे ना दूं तो फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। मुखिया जी, मैं मेहनत की कमाई से ढाबा चलाता हूं, किसी को डर के मारे पैसे नहीं दूंगा। ठीक है बेटा। फिर देखते हैं तेरा ढाबा कितने दिन चलता है। मुखिया वहां से चला जाता है। अमन, तूने ये ठीक नहीं किया। क्यों? मुखिया से दुश्मनी लेना आसान नहीं है। मैंने दुश्मनी नहीं ली, बस गलत बात मानने से मना किया है। मुखिया के जाने के बाद अमन ने दोबारा अपने काम पर ध्यान लगा दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि मुखिया की ये धमकी सिर्फ शुरुआत थी। गांव में अपनी मनमानी चलाने वाला मुखिया अब अमन के ढाबे को अपनी राह का रोड़ा समझ चुका था। लेकिन अमन भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसे बस अपना ढाबा ईमानदारी से चलाना था।
और अपने पिता की छोड़ी हुई पहचान को फिर से खड़ा करना था। शाम ढलने लगी थी। अमन ने ढाबा बंद किया और घर की तरफ निकल पड़ा। उधर अमन के घर पर उसकी माँ से मिलने उसकी पहचान की एक औरत आई हुई थी। बहन, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? तूने अमन को शहर से वापस क्यों बुला लिया? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी। लेकिन वो वहां अच्छी नौकरी कर रहा था, अच्छा कमा रहा था और तुझे पैसे भी भेज रहा था। मुझे सब पता है, फिर भी तूने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उसे गांव बुला लिया। हाँ, लेकिन आखिर क्यों? अभी ये मत पूछ। तू मुझसे भी बात छुपा रही है। कुछ बातें सही वक्त आने पर ही बताई जाती हैं। लेकिन अमन ने तेरी बात पर नौकरी तक छोड़ दी। जानती हूँ, अगर उसे पता चला कि तूने उससे झूठ बोला था तो वो मुझसे नाराज होगा। लेकिन जब उसे पूरी बात पता चलेगी तो मुझे समझ जाएगा। आखिर ऐसी क्या बात है? बस इतना समझ ले, मैंने उसे अपने लिए नहीं बुलाया। तो फिर किस लिए? वक्त आने दे, सब पता चल जाएगा। तुम मुझे भी नहीं बताएगी? अभी नहीं। अमन घर के बाहर ही खड़ा था और अंदर हो रही माँ और उस औरत की पूरी बातचीत उसने चुपचाप सुन ली थी। तो माँ ने मुझसे झूठ बोला था, लेकिन आखिर मुझे यहाँ बुलाने की वजह क्या है? अमन के मन में अब एक सवाल था। आखिर उसकी माँ ने उसे शहर से वापस बुलाया क्यों था? माँ की बातें सुनकर अमन के मन में कई सवाल उठने लगे थे, लेकिन उसने उसी वक्त माँ से कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। अरे अमन, तू आ गया? हाँ माँ, अभी आया। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। क्या हुआ बेटा, इतना चुप क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस थक गया हूँ। ढाबे पर काम ज्यादा था क्या? हाँ, थोड़ा ज्यादा था। तू ठीक तो है? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि कल ढाबे पर थोड़ा और सामान लाना पड़ेगा। ले आना बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह अमन रोज की तरह अपने ढाबे पर पहुंच गया। पिछली शाम मुखिया की बातों को वो ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहता था। उसका ध्यान बस अपने काम पर था। आज सब कुछ ठीक से करना है, धीरे धीरे ढाबा और अच्छा चलने लगेगा। अमन, आज भी वही खाना मिलेगा ना? आपको पसंद आया है तो रोज मिलेगा। फिर तो आज 2 प्लेट लगा दो। अभी लगाता हूँ। तभी अचानक ढाबे के बाहर 2 आदमी आकर खड़े हो जाते हैं। ओए, मुखिया जी ने बुलाया है? किस लिए? वो खुद बताएंगे। अभी तो मैं काम कर रहा हूं, जो कहना है यही कह दो। मुखिया जी की बात टालना ठीक नहीं होगा। मैं किसी की बात नहीं टाल रहा, बस अपना काम कर रहा हूं। ठीक है, फिर मुखिया जी को आना पड़ेगा। मुखिया से संभल कर रहना। क्यों? वो किसी को आसानी से अपना काम नहीं करने देता। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। यही तो बात है, कभी कभी बिना किसी का बिगाड़े भी लोग दुश्मन बन जाते हैं। जो होगा देखा जाएगा। देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, मैं खुद बता देता हूं। आइए मुखिया जी, बताइए क्या बात है? बस बेटा, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तेरा ढाबा चलने लगा है, अच्छी बात है। गांव में नया काम शुरू किया है तो गांव के बड़े बुजुर्गों का भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। मैं सबका सम्मान करता हूं। सम्मान की बात नहीं कर रहा, हर महीने 5,000 रुपए मेरे पास पहुंचा दिया कर। किस बात के? इसे हफ्ता समझ ले। हाँ, इस गांव में जितने भी दुकानदार हैं सब देते हैं। तो मैं नहीं दूंगा।
क्योंकि मैं यहाँ मेहनत करके कमाने आया हूँ, किसी को डर के मारे पैसे देने नहीं। तुझे लगता है तू बहुत बहादुर है? नहीं, बस गलत बात को सही मानने की आदत नहीं है। तेरे पिताजी भी ऐसी ही बातें किया करते थे। आप मेरे पिताजी को लेकर क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, पुरानी बात है। जब तू बड़ा हो गया है तो पुरानी बातें भी पता चल ही जाएंगी। अगर कुछ कहना है तो साफ साफ कहिए। अभी इतनी जल्दी क्या है? पहले तू अपना ढाबा चला, फिर मैं तुझे तेरे पिताजी की कुछ पुरानी बातें बताऊंगा। अमन, तूने देखा, वो तेरी पापा का नाम लेकर तुझे डराना चाहता है। वो पापा के बारे में कुछ जानता है? हो सकता है बस तुझे डराने के लिए बोला हो सकता है, लेकिन अब मुझे भी जानना है कि पापा के साथ आखिर हुआ क्या था। मुखिया की बात अमन के मन में अटक गई थी। शाम होते ही उसने ढाबा बंद किया और घर पहुंच गया। आ गया बेटा, क्या हुआ? आज कुछ परेशान लग रहा है। हाँ माँ। माँ, पापा का ढाबा क्यों बंद हुआ था? अचानक ये बात क्यों पूछ रहा है? आज मुखिया ढाबे पर आया था, उसने पापा का नाम लिया। माँ, आपसे पूछ रहा हूँ, पापा का ढाबा आखिर बंद क्यों हुआ था? बेटा, पुरानी बात है, उसे जाने दे। मैं नहीं जाने दे सकता, क्योंकि आज मुझे ऐसा लगा जैसे मुखिया मेरे पापा को बहुत अच्छी तरह जानता था। क्या पापा की उससे कोई दुश्मनी थी? नहीं, कुछ नहीं था बेटा, बस समय खराब था। माँ, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने कहा ना, अभी सही वक्त नहीं आया। जब आएगा मैं खुद सब बता दूंगी। ठीक है माँ। मुखिया से दूर रहना। क्यों? बस मेरी बात मान। माँ ने अमन के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसकी एक बात ने अमन के मन में शक और गहरा कर दिया था। माँ ने आखिर मुखिया से दूर रहने के लिए क्यों कहा था? अगली सुबह अमन रोज की तरह अपने ढाबे की तरफ निकल पड़ा। अमन ढाबे के पास पहुंचता है और अचानक रुक जाता है। ढाबे के अंदर कुर्सियां और मेज टूटी हुई हैं, बर्तन जमीन पर पड़े हैं और सामान बिखरा हुआ है। ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? साहब, मुझे नहीं पता। साहब, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूं। जब आया तो ढाबे का ये हाल था। ये अपने आप नहीं टूटा है, किसी ने जानबूझकर सब बर्बाद किया है। रात में यहां कोई आया था? पता नहीं साहब, आसपास के लोगों से भी पूछा, किसी ने कुछ नहीं देखा। साहब, कहीं मुखिया के आदमियों ने तो नहीं किया? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? साहब, गांव में सब जानते हैं कि मुखिया आपसे नाराज है। बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, लेकिन जिसने भी किया है अब उसे ढूंढना पड़ेगा। साहब, अब ढाबे का क्या होगा? ढाबा आज भी खुलेगा, जो टूटा है वो फिर से बन जाएगा, लेकिन मैं डरकर अपना काम बंद नहीं करूंगा। तुम ऐसा करो, कुछ आदमी बुला लो और जो जो टूटा है सब ठीक करवाओ। ठीक है साहब। मैं पुलिस में शिकायत करके आता हूं। जी साहब। अमन ढाबे से निकल जाता है। साहब, मेरे ढाबे में रात को तोड़-फोड़ हो गई। सुबह पहुंचा तो कुर्सी मेज सब टूटे पड़े थे, बर्तन भी फेंके हुए थे। तोड़-फोड़? कोई सामान चोरी हुआ? नहीं, चोरी जैसा तो कुछ नहीं है, बस सब तोड़ दिया। मतलब नुकसान करने के लिए आए थे? किसी से दुश्मनी है तुम्हारी? दुश्मनी तो किसी से नहीं है साहब। हाँ, गांव के मुखिया ने मुझसे पैसे मांगे थे, मैंने मना कर दिया था। उसने धमकी दी थी? सीधे तो नहीं, लेकिन बात करने का तरीका ठीक नहीं था। पक्का नहीं कह सकता साहब, बिना सबूत किसी का नाम लेना भी ठीक नहीं होगा। तुम्हें लगता है उसी ने करवाया? ठीक है, तुम शिकायत लिखवा दो, हम पता करते हैं। साहब, बस इतना चाहता हूं कि जिसने किया है वो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना करे। तुम चिंता मत करो, लेकिन आगे कुछ भी हो तुरंत खबर करना, खुद किसी से भिड़ने मत लग जाना।
जी साहब। अमन शिकायत दर्ज करवाता है और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। अमन पुलिस स्टेशन से वापस अपने ढाबे पर पहुंचता है। टूटी हुई मेज कुर्सियां ठीक हो चुकी है। ढाबा पहले जैसा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। अरे वाह, तुम लोगों ने तो पूरा ढाबा ही बदल दिया। आपने कहा था ना साहब, आज ढाबा बंद नहीं होना चाहिए। बस 2-4 चीजें नई लगानी पड़ी, बाकी सब ठीक कर दिया। तुमने सच में कर दिखाया, बहुत बढ़िया। अब लग रहा है अपना ढाबा वापस आ गया। तो साहब अब चूल्हा जला दें? और क्या, ग्राहक हमारा इंतजार थोड़ी करेंगे। अमन ने ढाबे को फिर से उसी तरह खड़ा कर दिया। उसे लगा था कि शायद अब सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन मुखिया इतनी आसानी से उसे चैन से रहने देने वाला नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ अमन की पुलिस में की गई शिकायत की खबर मुखिया तक पहुंच चुकी थी। मुखिया जी, अमन थाने गया था। थाने? रात वाले मामले को लेकर? जी, उसी की शिकायत करने गया था। उसने कहा कि रात में कुछ लोगों ने ढाबे में घुसकर तोड़फोड़ की है। पुलिस को क्या बताया? किसी का नाम लिया? आपका नाम लिया है। कह रहा था कि आपने उससे पैसे मांगे थे, इसलिए उसी का बदला लेने के लिए ये सब करवाया गया होगा। उसे शक तो सही हुआ है। लेकिन मुखिया जी, आपने तो कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पता चलने और साबित होने में बहुत फर्क होता है। अगर पुलिस ने पूछताछ की तो? पुलिस को क्या मिलेगा? रात को काम करने वाले लोग अपना काम करके वापस आ गए। अब कोई जाकर ये थोड़ी बताएगा कि किसके कहने पर गया था। मैंने पहले ही कहा था, उसे समझाना जरूरी है। अगली चाल ऐसी होनी चाहिए कि उसे समझ ही ना आए मुसीबत आई कहां से। और हां, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गया मुखिया जी। आ गया बेटा, आज देर हो गई। हाँ माँ, थाने चला गया था। क्या हुआ बेटा? रात में किसी ने पूरा ढाबा तोड़ दिया था। कुर्सियां, मेज सब बर्बाद कर दिया। हे भगवान। मैंने थाने में शिकायत भी कर दी है। नाम तो नहीं लिया, लेकिन मुझे लगता है ये काम मुखिया का ही है। हाँ अमन, वही था जो तेरे ढाबे के साथ हुआ है ना। तेरे पापा के साथ भी बिल्कुल यही किया था उसने। पापा के साथ? हाँ बेटा, पहले उसने उन्हें परेशान किया, फिर धीरे धीरे उनका पूरा ढाबा बर्बाद करवा दिया। इसके बाद माँ ने अमन को वो सारी बातें बता दी जिन्हें वो इतने सालों से अपने सीने में दबाए बैठी थी। उसने बताया कि कैसे मुखिया ने उसके पिता को बार बार परेशान किया, उनके ढाबे पर दबाव बनाया और आखिरकार उनका पूरा काम बर्बाद कर दिया। ढाबा बंद होने के बाद घर की कमाई रुक गई। ऊपर से लगातार तनाव के कारण अमन के पिता की तबीयत बिगड़ती चली गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और इसी मजबूरी में एक दिन अमन के पिता ने दम तोड़ दिया। माँ, मैं आपकी बात कैसे मान लूं? आपने मुझसे झूठ बोला था। जिस दिन आप उस औरत से बात कर रही थीं, उस दिन मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली थी। अमन की इस बात के बाद माँ के पास उससे कुछ छुपाने की कोई वजह नहीं बची थी। अब उसने अमन को वो भी बताया जो इतने सालों से उसके दिल में दबा हुआ था। मुखिया ने उसके पिता के साथ जो किया था वो सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी। आज भी वो पूरे गांव के लोगों से जबरन पैसे वसूलता, उन्हें डराता और उसकी बात न मानने वालों के काम में रुकावट डालता था। माँ चाहती थी कि अमन गांव में वापस आए और इस आदमी के खिलाफ खड़ा हो। इसीलिए उसने अमन को बीमारी का झूठ बोलकर शहर से बुलाया था। मैं जानती थी तू सच जानकर भी शायद वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहती थी कि तू यहाँ आए और इस आदमी को सबक सिखाए। ठीक है माँ, अब जो शुरू किया है उसे पूरा करके ही रुकूंगा। माँ की पूरी बात सुनने के बाद अमन के मन में अब कोई सवाल नहीं बचा था। जिस सच से उसकी माँ इतने सालों से अकेले लड़ रही थी,
अब अमन भी उसके सामने खड़ा था। अमन ने उस रात एक फैसला कर लिया था, मुखिया को हराना है तो गुस्से से नहीं, उसके खिलाफ ऐसा सबूत जुटाना होगा जिसे वो चाहकर भी झुठला न सके। अगली सुबह अमन पहले से ज्यादा मजबूत इरादे के साथ अपने ढाबे पर पहुंचा। अब उसका मकसद सिर्फ ढाबा चलाना नहीं था, उसे मुखिया के खिलाफ सबूत जुटाने थे। लेकिन अमन को यह अंदाजा नहीं था कि मुखिया उसके खिलाफ अगली चाल इतनी जल्दी चलेगा। अगली सुबह जब अमन अपने ढाबे पर पहुंचा तो वहां पहले से ही 2 सरकारी आदमी खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अमन को एक कागज थमाया और उस कागज को देखते ही अमन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसमें लिखा था कि उसके ढाबे की जमीन को लेकर शिकायत की गई है और जांच पूरी होने तक ढाबा बंद रखना होगा। अमन के लिए यह एक बड़ा झटका था। जिस ढाबे को उसके पिता ने सालों की मेहनत से खड़ा किया था, उसी ढाबे को अब कागजों के सहारे उससे छीनने की कोशिश की जा रही थी। अमन ने कागज को दोबारा पढ़ा और उसके दिमाग में एक ही नाम आया, मुखिया। उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक नोटिस नहीं था, ये मुखिया का साफ संदेश था। अगर अमन उसके सामने खड़ा होगा तो वो अमन का हर रास्ता रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार अमन डरने वाला नहीं था। ये क्या है? ढाबा बंद करने का नोटिस? लेकिन किस बात का? मेरे पापा सालों से यहां ढाबा चलाते थे, अचानक ही नियम कहां से आ गया? कहा गया है कि तुम्हारा ढाबा बिना अनुमति के चल रहा है। नियम तो पहले भी था, बस अब शिकायत हुई है। किसने शिकायत की? वो हमें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता या बताना नहीं चाहते? आदमी कागज अमन के हाथ में देकर चला जाता है। अमन को अब साफ समझ आने लगा था कि उसके खिलाफ एक एक करके मुसीबतें खड़ी की जा रही थी और इन सब के पीछे कौन था, इसका अंदाजा उसे पहले ही हो चुका था। लेकिन इस बार अमन सिर्फ अंदाजा लगाकर नहीं रुकने वाला था। ढाबे पर आए नोटिस को लेकर अमन सीधा घर पहुंचा। उसने मां को पूरी बात बताई कि मुखिया ने ढाबा बंद करवाने के लिए जमीन को लेकर शिकायत करवा दी है। मां ने अमन की बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी नहीं थी। उसे पहले से अंदाजा था कि मुखिया अगली चाल के तौर पर जमीन के कागजों को ही निशाना बनाएगा। इसीलिए उसने कई साल पहले ही अमन के पिता की जमीन से जुड़े सारे कागज ठीक करवाकर सुरक्षित रख लिए थे। तेरे पापा की जमीन के सारे कागज मैंने पहले ही ठीक करवा कर रख लिए थे। तू बस उन्हें लेकर जा और जहाँ जमा करने हैं वहाँ जमा कर दे। उसकी चालें मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटा, इसलिए पहले से संभाल कर रखा था। माँ से बात करने के बाद अमन को थोड़ी राहत मिली। जमीन के सारे कागज सही होने की बात जानकर उसे यकीन हो गया था कि मुखिया की ये चाल भी उसका ढाबा बंद नहीं करवा पाएगी। अमन वापस अपने ढाबे पर आ गया, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसके पास एक ऐसा इंसान आने वाला है जो इस पूरी कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा सबूत बनने वाला था। अमन बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। हाँ काका, बोलिए। उस रात तुम्हारे ढाबे में जो हुआ था ना, मैंने अपनी आंखों से देखा था। बेटा, रात में मैं उधर से गुजर रहा था। मैंने मुखिया को अपने आदमियों के साथ तुम्हारा ढाबा तोड़ते देखा था। फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डर गया था बेटा, लेकिन अब और चुप नहीं रह सकता। तो फिर मेरे साथ थाने चलिए। चल बेटा, अब जो होगा सामने होगा। अमन को अब यकीन हो चुका था कि अगर ये गवाही पुलिस के सामने दर्ज हो गई तो मुखिया के बचने का रास्ता लगभग खत्म हो जाएगा। अमन उस गांव वाले को साथ लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस रात मुखिया अपने आदमियों के साथ अमन के ढाबे में तोड़फोड़ कर रहा था। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने मुखिया को ही देखा था? जी साहब, मैं उसे सालों से जानता हूं। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। साहब,
पहले भी मैंने शिकायत की थी, तब मेरे पास सिर्फ शक था, लेकिन अब हमारे पास गवाही है। ठीक है, तुम दोनों की बात दर्ज करते हैं। अब आगे की कार्रवाई हम करेंगे। गांव वाले की गवाही दर्ज होते ही पुलिस ने अमन की शिकायत को गंभीरता से लिया। अब तक मुखिया के खिलाफ अमन के पास सिर्फ शक था, लेकिन आज उसके पास एक ऐसा गवाह था जिसने अपनी आंखों से पूरी घटना देखी थी। पुलिस ने गवाही और शिकायत के आधार पर मुखिया के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। अमन ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसके पिता के साथ हुए अन्याय और उसके साथ हुई तोड़फोड़ का सच आखिरकार कानून के सामने आ चुका है। सालों से जिस आदमी के डर से पूरा गांव चुप था, अब उसी के खिलाफ पहली बार ठोस कदम उठ चुका था। गवाही दर्ज होते ही पुलिस ने मुखिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद पुलिस मुखिया के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई। जिस मुखिया के डर से पूरा गांव सालों से चुप था, आज वही कानून के सामने खड़ा था। अमन ने अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला किसी गलत रास्ते से नहीं लिया। उसने सबूत जुटाए और कानून के सहारे मुखिया को उसके की सजा तक पहुंचाया।